हाँ देखो बच्चे, रिलेशन जो है ना, 2 वर्ड पढ़ना है आपको 11th में। तो यह एक सेट हो गया, एक दूसरा सेट हो गया, और इसको पेयरिंग करना है इस तरह से कि पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का हो और सेकेंड एलिमेंट बी का हो। तो क्या क्या होगा, 1A 1 के साथ ही 1B 1C, ऐसा करते हैं। इसको कम एलिमेंट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना लिखने में। फिर 2A 2B 2C, तो इसको भी एक सेट बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्टेजियन प्रोडक्ट, इसको डिनोट करते हैं A बाई बी से, ठीक है ना। A कार्टेजियन B पढ़ेंगे या A बाई बी पढ़ेंगे, या A क्रॉस B भी पढ़ सकते हैं, लेकिन A बाई बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग A और B का कार्टेजियन प्रोडक्ट। यह भी एक सेट ही है। A में कितने एलिमेंट हैं, 2, B में, तो A कार्टेजियन B में कितने एलिमेंट है टोटल, 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो इनके इंडिविजुअल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 3 6। अब कोई एक नया सेट लिखते हैं 1A 1B 1C, इसका नाम R दे दिए, ठीक है। तो इस कार्टेजियन प्रोडक्ट और R में क्या रिलेशन होगा, R क्या होगा उसका, सबसेट होगा, सबसेट हो जाएगा ना। तो इस कार्टेजियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है ना 1 इज रिलेटेड टू A, 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू C, ठीक है। तो रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसेट ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट। जैसे मान लो ना तुम्हारा, जैसे कोई एक स्टूडेंट है S1, उसको टेस्ट में मार्क्स आया 10, S2 को मार्क्स आया 30, S3 को मार्क्स आया 70, S4 को मार्क्स आया -2। तो इसको सेट के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, यह 2 सेट का पेयरिंग है, तो कार्टेजियन प्रोडक्ट हो जाएगा, कार्टेजियन प्रोडक्ट। अब तुम्हारे पेरेंट आए और बोले कि हमको मेरा जो 2 स्टूडेंट है उसका मार्क्स चाहिए, सबका मार्क्स उनको नहीं चाहिए, 2 स्टूडेंट का। तो क्या किया जाएगा, मान लो S1 S2 उनका कैंडिडेट है, ठीक है ना, उनके बच्चे हैं, तो S1 10 और S2 30, तो यह मार्क्स उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यह होल सेट हो गया, कार्टेजियन प्रोडक्ट ही लिखते हैं, A कार्टेजियन B, और यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। इसी को क्या बोलेंगे, रिलेशन। और उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे तो क्या बोलेंगे, S1 इज रिलेटेड टू 10 मार्क्स, S2 इज रिलेटेड टू 30 मार्क्स। तो सिंपल जो आप रिलेशन समझते हैं कि रिलेट होने के लिए 2 एंटिटी होना चाहिए, दो थिंग होना चाहिए ना रिलेट होने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो रिलेशन को डिफाइन कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट, एक, ठीक है ना, सबसेट ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट कार्टेजियन B। R जो हो जाएगा सबसेट ऑफ A कार्टेजियन B। सिंबल में R को कैसे लिखते हैं, R A to B where A belongs to set A और B belongs to set B, यही हो गया। अब इसका मान लो कोई एलिमेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं, R मान लो 1 2 3 4 1 5, इस तरह का कोई एक रिलेशन है। तो 1 2 इसका क्या है, एक एलिमेंट है, तो ऐसे लिखेंगे
1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब कोई जरूरत नहीं आर ही लिखेंगे, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, पी क्यू जो लिखना चाहिए, ठीक है। मान लो 1, 7 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे 1, 7 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 R 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 इज रिलेटेड टू 2। इसको कैसे लिखेंगे, 1 R अक्रॉस कर देंगे, नॉट रिलेटेड टू 7। तो ये सब लिखने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन R में जो है फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री इसका एक सेट बनाएंगे, इसका सेट, तो क्या क्या आएगा 1 और 3, तो इसको डोमेन बोलेंगे, फर्स्ट एंट्री को डोमेन बोलेंगे, ठीक है। वो सेट ए के बराबर नहीं भी हो सकता है क्योंकि सबसेट है ना, सबसेट छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो 1 और 3 ए का एलिमेंट है, लेकिन 1, 3 के अलावा भी ए में क्या होगा, और भी एलिमेंट हो सकता है, समझे ना। तो रिलेशन आर के फर्स्ट एंट्री को सेट अलग एक नया सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे, 2, 4, 5 को क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो यही 2 टर्म लिखना है आपको, डोमेन। तो डोमेन का मतलब है सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ आर, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ रिलेशन आर। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज, सेकेंड एंट्रीज ऑफ आर, दैट इज कॉल्ड रेंज। एक और टर्म आता है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इसको डिनोट करते हैं आर इनवर्स से। आर इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, आप अब ए बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे। तो बी कॉमा ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यह हो गया, समझ रहे हैं। मतलब आर पहले पता था, अब ए बी को इंटरचेंज कर दिए तो उस रिलेशन को बोलेंगे आर इनवर्स। तो गिवन एग्जांपल में आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, 5, 1, समझे ना। आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आर का क्या होगा, आर इनवर्स का डोमेन आर का रेंज के बराबर हो जाएगा, और रेंज जो है डोमेन के बराबर, वो भी लिखे। हाँ, तो इतना ही है आपके स्कूल में पढ़ना, रिलेशन इसी के लिए परेशान है आप लोग। क्वेश्चन भी कराते हैं। एक और लिख लीजिए, 4th पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 2 सेट दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है 1, 2, 3 लिखना नहीं है, और बी है एक्स वाई, तो इस 2 सेट से कितने रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, 6 नहीं, तो कार्टेजियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, वो 6 होंगे। कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1x 2x, अच्छा 3x, फिर 1y 2y 3y, ठीक है। यह कार्टेजियन प्रोडक्ट हुआ, रिलेशन भी हो सकता है लेकिन यह कार्टेजियन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके जो सबसेट बनेंगे वह रिलेशन कहा जाएगा। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n। तो n किसका लेंगे, इसका या इसका, इसका लेंगे ना। इसके सबसेट कितने होंगे यह निकालना है, नहीं समझ पा रहे हैं। 5, इसका सबसेट 5 ही होगा,
1, भी होगा, ठीक है ना, दो एलिमेंट भी होगा, 1x 2x भी होगा, और लास्ट में इटसेल्फ होगा। तो इस तरह के कितने सबसेट हम लोग बना सकते हैं? तो 2 to the power n। n किसका होगा? फर्स्ट सेट का या सेकेंड सेट का? ए कार्टेशियन बी का। तो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट है? तो 2 to the power 6 हो जाएगा ना आंसर। 2 to the power, या 6 कैसे आया? तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power na इंटू एन बी। तो इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। समझाएं? एक और लिख लो पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन आर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का मतलब वही हुआ, एलिमेंट लिख करके 1, 2, 2, 3। दूसरा लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, पढ़े होंगे ना आप लोग। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? कुछ वर्ड में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा सकता है। और तीसरा है कि ग्राफ में पॉइंट दिखा दीजिए, एक्स एक्सिस पर एक सेट रख लीजिए और वाई एक्सिस पर बी सेट रख लीजिए, ए और बी एक एक पॉइंट दिखा दीजिए। तो लैटिस फॉर्म, समझाना पड़ेगा तीनों चीज़, ये समझ रहे हैं? अरे जैसे मान लो रिलेशन आर में जो है 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, तो 1 2 रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2, तो यह पॉइंट हो गया एक। फिर 1 3, तो 1 3 ऊपर हो जाएगा, 2 1, तो यह हो गया, तो यही हो गया लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या दिक्कत है? इस पर जो है नेम रह जाएगा बच्चे का। मान लो तो रोहन, राकेश, इधर मार्क्स का रेंज मार्क्स लिख देंगे 5 10, तो लिख देंगे R10 इस तरह से। जोड़ देंगे नहीं, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको देखना है, जिसको देखना है तो वह देखेगा कि रोहन इज रिलेटेड 10, पॉइंट पर ही देखेगा। पॉइंट देगा, पॉइंट के बगल में लिख दीजिए R10 A,5 ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखना है आपको। एक और पॉइंट 6, छोटे छोटे कर बहुत पॉइंट हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया था? हेलो, फर्स्ट एंट्री को एक्स पर। हेलो, हाँ हाँ, प्लस के बाद प्लस करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो बच्चे, हाँ देखिए, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? पहला सेट को एक्स एक्स पर, डोमेन को एक्स एक्स पर, रेंज को वाई एक्सिस पर, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट, मतलब एक ही सेट पर रिलेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा आर जो है सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन है, ऐसा हो गया रिलेशन ऑन सेट ए। ये समझ गए क्या? समझ गए ना? एक ही सेट में रिलेशन। तब एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ स्क्वायर टाइप का समझ लो, रिलेशन ऑन सेट ए। तो सेट के लिए जो है, रिलेशन के लिए दो सेट भी हो सकता है, या एक ही सेट को दो बार लिखेंगे कार्टेशियन करके, तो उसका भी सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलेंगे। एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज डिफाइंड एज
एज आर इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी। ठीक है, एक्सप्रेस आर, आर को एक्सप्रेस करना है टेबुलर फॉर्म में, या फाइंड आर। तो सोचो तो क्या होगा, बोलो बच्चे। सॉल्यूशन, अच्छा गड़बड़ कर दिए ना, ऐसे ऐसे लिख दीजिए। ऐसे, हाँ समझ गए क्या। तो क्या होगा, आर ए के जगह पर 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1, 2 इसका एक एलिमेंट हो गया। फिर ए के जगह पर 2 रखेंगे तो पहले 2 भी लिखना है और देन सम लिखना है 2, 3। फिर 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 उसका एलिमेंट नहीं है, तो इतना ही एलिमेंट रहेगा रिलेशन आर में। अब क्वेश्चन है राइट इट्स डोमेन, तो लिखिए नहीं, बोल दीजिए 1, 2, 3 डोमेन हो जाएगा। अब फाइंड इट्स रेंज 2, 3, 4। फाइंड आर इनवर्स 2, 1, 4, 3। समझ आया ना, तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें कोई ख़राब क्वेश्चन है तो देख देते हैं। दो सेट दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर जो है, आर के जो दोनों एलिमेंट है रिलेटिवली प्राइम है, तो डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए, लिख पाएंगे। दो सेट दिया गया है, कहा जा रहा है उस दोनों को इस तरह से पेयरिंग करना है कि दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब समझते हैं क्या, को प्राइम का मतलब समझते हैं, HCF1 हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसा पेयरिंग कर देना है। फिर डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, बन जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम या प्राइम टू ईच अदर बन जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ कराने के लिए जरूरत तो नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन कराया जाए। देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n। n to n का मतलब समझ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो साहब ना, नेचुरल नंबर। W रहता था होल नंबर, R होता तो रियल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, Q से, Q रहेगा तो रेशनल नंबर। इरेशनल को I से, ये I तो इंटीजर हो गया, इरेशनल Z से भी और I से भी, इंटीजर दोनों से होता है। C से कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बोलो, इरेशनल का सिंबल बता दो। R डैश कर देंगे बच्चे, या R के ऊपर C लिख देंगे, कंप्लीमेंट सेट नहीं होता है, यानी QC, Q डैश या QC, QC हो जाएगा ना इरेशनल। तो Q इरेशनल के लिए कोई सिंबल विशेष नहीं है, वही डैश करते हैं। हाँ लिखिए, क्या लिखे, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाई R इक्वल्स टू AB such that AB belongs to natural number and
एंड ए इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स चेक करना है आपको। चेक ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब पता है क्या आप लोगों को? ये सिंबल पता है? फॉर ऑल, फॉर एवरी वैल्यू, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल, सभी नेचुरल नंबर के लिए। बोलो बच्चे, ट्रू है या फॉल्स है? कैसे चेक करेंगे? नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 यही नंबर आएगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 1 ही रखेंगे ना, ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यह भी 1। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू क्या हो गया? ऑल्सो 1। कंपेयर करेंगे। यह भी जो है ना आर का एलिमेंट है, यह भी आर का एलिमेंट है। यहाँ फर्स्ट नंबर को ए लिखा गया है, सेकेंड नंबर को बी लिखा गया है, तो बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे ना? तो 1 1, तो 1 1 देखो तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? करेगा। फिर यहाँ 2 रखो तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 2। तो ए का वैल्यू भी 2 और बी का वैल्यू भी, अब यहाँ रखो, सेटिस्फाई करेगा क्या? तो फॉर ऑल के लिए कह रहा है कि सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फॉल्स हो जाएगा। केवल 1 1 ही एलिमेंट हो सकता है। नहीं समझे बात? तो यह फॉल्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वह आर का एलिमेंट होगा। ये लिखने का मतलब यह है, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वह आर का एलिमेंट होगा। तो ए के जगह पर ए रखेंगे और बी के जगह पर भी क्या रखेंगे? तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर सभी नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? ओनली 1 के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ रहता ना ओनली फॉर 1 एलिमेंट, तब क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। अब एक सेकेंड चेक कीजिए, इसी का सेकेंड, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। सोचो तो ट्रू है या फॉल्स? बोलो बच्चे। कोई जो है, देखिए 2 नंबर पहले सोचिए यहाँ पर रखने के लिए जो इसी को सेटिस्फाई करे। 2 नंबर सोचिए, 1 2, अरे थोड़ा अच्छा नंबर रखो। 1 1 रखोगे तो सब जगह सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 4, 4 2 4 2 4 2, ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 2 रखेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो 4 2 आर का एलिमेंट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? वैसा ही नंबर रखना है ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो 4 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 4 2 आर का एलिमेंट है। अब यह क्या कह रहा है कि इसको उल्टा करो। बोलो, ए के जगह 4 बी के जगह पर 2, नहीं सेटिस्फाई करेगा। समझे ना? ऐसा नंबर 2 सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर रखने पर ये इक्वेशन इक्वल टू आ जाए, सेटिस्फाई करे, तो वह आर का एलिमेंट होगा। ए फर्स्ट नंबर है, बी क्या है? सेकेंड नंबर। अब चेक करना है कि 2 4 आर का एलिमेंट है क्या? क्वेश्चन नहीं कर रहा ना कि ए भी आर का एलिमेंट है तो बी ए भी आर का एलिमेंट हो। अब ए के जगह पर 2 रखना है, बी के जगह पर 4 रखना है, तो नहीं है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। यह भी चैप्टर कोई पढ़ाने वाला चैप्टर है क्या? बोल रहा है तुम लोग? यह भी नहीं हो पाएगा तुम लोगों से? हाँ हाँ, फंक्शन पर ही आ जाते हैं। एक और चेक करो, थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ट्रू या फॉल्स?
मतलब क्या करना है आपको, 2 नंबर सोचना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब बी यहाँ पर कॉमन हो रखना है, फिर एक नंबर सोचना है सी कि इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, तब चेक करना है कि ए सी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहले 2 नंबर सोचिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कोई भी 2 नंबर। 9 3, देखो बच्चे 9 3 सेटिस्फाई करेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 9, अब बी का वैल्यू क्या हो गया 3। अब ऐसा नंबर एक रखना है 3 और डॉट, यहाँ पर क्या होगा, नहीं तो रूट तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो फिर ये एग्जाम्पल सेट नहीं किया, फिर दूसरा एग्जाम्पल सोचिए। तो दूसरा एग्जाम्पल सोचिए, क्यों नहीं शॉर्ट सेट करेगा, सेट करेगा। हाँ 81 9 सेटिस्फाई करेगा क्या, 81 9 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, 81 9। तो इसका वैल्यू मिल गया। देखो क्या है, सोचो बच्चे, देखो क्या है, एक होता है गिवन, एक होता है फाइंड, ठीक है। तो गिवन को चेंज कर सकते ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो गिवन है, अब तुमको कोई डाटा पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हो, गिवन को चेंज, लेकिन आंसर को तो आप ला सकते हैं जैसा चाहिए वैसा, नहीं समझे बात, क्लियर है। तो फाइंड वाला में गलती करना है, गिवन वाला में गलती नहीं कर सकते आप। तो यह गिवन है, लेफ्ट साइड में है जो गिवन है, इसमें नहीं बोलना है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं कोई वैल्यू मिल रहा, इसमें तो आपको लाना ही है। चॉइस आपके पास किधर है, इसको आप बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इधर तो एग्जिस्ट कराना ही है। तो मान लो यह नंबर रखे तो यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझे ना। तो इसको हटा करके फिर दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि उधर कोई चॉइस नहीं है आपको। LHS = RHS जब प्रूव करना है, ठीक है, तो LHS को क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को रख लेना है एज इट इज। अब उसमें नहीं फेरबदल करना है, यहाँ 2 पसंद नहीं आ रहा है तो 2 क्या करें, हटा दें, नहीं समझ बात, तो वो नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। अब यह नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो इसको नहीं हटाएंगे, इस नंबर को ही हटा देंगे, समझ रहे हो ना। फिर उसके जगह पर दूसरा नंबर लाएंगे। तो 81 और 9 सेटिस्फाई किया। अब सेकेंड के लिए यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखे हैं 9, तो इसके लिए 9 ही रखना पड़ेगा। अब कोई एक 9 नंबर है तो दूसरा नंबर ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 3, समझे ना। तो LHS सेटिस्फाई हो गया, AB और यह हो गया BC हुआ ना। तो कह रहा है कि AC भी R का एलिमेंट होगा। तो AC कौन कौन हो गया, अब चेक करेंगे AC कौन कौन एलिमेंट हो गया, 81 और 3। 81 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, तो नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में C है, नहीं तो लोग C को कैसे मान ले कि वो स्क्वायर है, क्वेश्चन में तो C नहीं लिखा रहा है कि 2 नंबर नेचुरल नंबर ढूंढिए, 2 नंबर जो इसका एलिमेंट हो और 2 नंबर फिर ढूंढिए जो इसका एलिमेंट हो, ये ढूंढना है आपको, और तब चेक करना है कि यह एलिमेंट है या नहीं। तो उसका तो कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं कि A लिखा गया है तो यही रखना है। A का तो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, जो इच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या है, AB बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। हाँ तो सर AB के लिए है ना, अरे B ही C हो सकता है, क्या दिक्कत है। हाँ, अरे जैसे मान लो यहाँ पर कोई कहे, देखो R इज डिफाइंड एज x, y सच दैट x = y², ऐसा। अब कहीं पर लिखा है कि AB बिलोंग्स टू R, तो x ही A हो गया, y B हो गया, x y तो वेरिएबल है, उसके जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, B A हो गया और C क्या हो गया, B हो। A और B वेरिएबल नंबर है, तो B के जगह पर हम C भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, बोलो बच्चे, हो जाएगा ना। ये ज़्यादा सिंपल टॉपिक भी ना पढ़ाने में, हाँ वो नहीं कठिन लगने लगता है, तो यह बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। श्रुति बोलो, तुम बताओ, आप लोग बन जाएगा ना। फिर एक बार पढ़ा दे रिलेशन,
अब लिखिए फंक्शन। फंक्शन देखो बच्चे, जैसे एक बार फिर समझा देते हैं। ए बी है आर का एलिमेंट, तो यह ए और बी क्या है, वेरिएबल है। जो सिंबल में जब आर को डिफाइन करते हैं तो वह क्या है, वेरिएबल। अब कहे कि 3 4 आर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 और बी का वैल्यू 4। 4। कोई कहे कि B1 आर का एलिमेंट है, अब यह बी का वैल्यू नहीं रहा, यह बी किसका वैल्यू हो गया, ए का, B1 का। कोई कहे कि AC जो है आर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू सी है। समझ रहे ना, वेरिएबल की जगह पर कोई भी नंबर रह सकता है या कोई सिंबल रह सकता है। समझ, क्लियर है ना। उसी तरह से ट्रिपलेट बना देंगे। हाँ ट्रिपलेट, तो वही ना हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट का जैसे क्या है, जैसे लिखने का जिस तरीका क्या होगा, जैसे देखो, जैसे मान लो एक 1 2 है, 2 3 है, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका क्रॉस करना है फिर एक्स वाई से, ठीक है, तो 1 2 x ऐसे ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। नहीं समझ पाया। जैसे अब यह एलिमेंट, यह सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। अब मान लो 3 सेट हो, ए फिर बी फिर सी, तो ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी जब लिखेंगे ना तो 1 2 x इस तरह से ब्रैकेट रहेगा। ऐसे कोई रिलेशन होगा तो वो x का रिलेशन नहीं, 2 ही सेट का रिलेशन आप पढ़ रहे हैं ना, 2 ही सेट का। ठीक है, उसके लिए हाँ फिर जो है 3 डायमेंशनल रिलेशन डिफाइन करना होगा। ठीक ठीक है। अब लिखिए फंक्शन। फंक्शन बोलो बच्चे, समझाएं फिर दोबारा, ठीक है ना। अब लिखेंगे नहीं, एक डायग्राम देख लीजिए केवल। ये एक रिलेशन हुआ, रिलेशन है, डायग्राम बना के दिखा रहे हैं इसको। यह डोमेन हो गया या रेंज हो गया। 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4। उसी तरह से हाँ पिक्टोरियल या डायग्राम है ये। फिर समझाएं, यह भी एक रिलेशन है। इसको एलिमेंट में लिखेंगे इस तरह से, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 2 3 इस तरह से लिखेंगे। उसी को डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यह भी एक, अच्छा 4 तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। एक तो बताए थे एलिमेंट लिख करके, दूसरा लैटिस, और तीसरा वर्ड में कुछ प्रॉपर्टी लिख करके, और चौथा हो गया हाँ पिक्टोरियल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, 4-5 डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे,
5 डायग्राम देखिए, कोई बोले इस दोनों में क्या रिलेशन है, इस एलिमेंट में, इसके एलिमेंट में, इसके एलिमेंट में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? +1 दिख रहा है। मतलब इसके एलिमेंट को हम लोग x से डिनोट करें और इसके एलिमेंट को y से, तो y = हो जाएगा x + 1, समझे ना? तो यह +1 करना ही रिलेशन हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें रूल होना चाहिए। हाँ बोलिए, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो बच्चे। स्क्वायर है, या मॉड भी बोल सकते हैं, स्क्वायर या मॉड दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, नहीं भी मान लो कुछ दिखे तो सीधा बोलते 0 0 -1 1 1 1, यह रिलेटेड है। कोई जरूर नहीं कि वर्ड में उसको बोला ही जाए, ठीक है बात। कोई यहाँ पर लिख दे A, यहाँ पर लिखे अमेरिका, B यहाँ पर लिखे हाँ पटना, नहीं कुछ रैंडम लिख दिया जाए। अब कोई कहे कि इसे बताओ क्या रिलेशन है, समझ है ना? तो इसमें कॉमा दे के ही वो लिखना पड़ेगा, A, अमेरिका, B, पटना, ठीक है। कोई कहेगा एक्सटेंडेड फॉर्म में बताओ, तो बोलिए A इज रिलेटेड टू अमेरिका, और कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो रैंडम भी रह सकता है पेयरिंग, तो कोई जरूर नहीं कि वहाँ पर आप कुछ दूसरा रूल लिखिए। तो यह हो जाएगा स्क्वायर या मॉड। यह बोलिए तो क्या दिख रहा है? क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट -2। बोलो बच्चे। अरे स्क्वायर रूट जब वर्ड में लिखेंगे, या ठीक, आवाज़ नहीं करो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वह नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो 4 हो जाए, तो क्या होगा? +2 और -2। सुनो बच्चे, देखो पहले, हाँ देखो, सुनो, बोलो नहीं ज़्यादा। और इस सिंबल का नाम स्क्वायर रूट नहीं, इस सिंबल का नाम क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो वर्ड में जब लिखा जाएगा तो +-2, और जब सिंबल में लिखेंगे तो ओनली 2। मतलब समझो स्क्वायर रूट के 2 बच्चे, +2 और -2। अब प्लस वाले वैल्यू को एक ड्रेस कोड दिया गया, तो इस ड्रेस कोड में केवल क्या लिखना है? +2 ही लिखना है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया गया? तो वही रीज़न है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्योंकि पॉजिटिव नहीं लिखेंगे ना, तो फिर 3 = 4 नहीं प्रूफ किए थे हम लोग, वो आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट वर्ड में लिखा जाएगा तो क्या लिखना है? पॉजिटिव ही, नेगेटिव ही। कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट केवल सिंगल नंबर होगा? 1 +-1 नहीं होगा। कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट ओनली 1 वैल्यू हो? 0, क्योंकि +0 -0 दोनों एक ही होगा, ठीक है। हाँ चलिए बोलिए। तो यह हो गया स्क्वायर रूट। यहाँ पर बोलिए क्या रिलेशन है? स्क्वायर है, यहाँ पर उसका नेगेटिव वैल्यू है, y = -x, y = अब देखिए सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है। आप कैटेगराइज कीजिए सबको तो अलग अलग वैरायटी है यह रिलेशन का। पहला में देखिए क्या है, इसका सभी एलिमेंट कंज्यूम हुआ है। कोई कहे कि इसके और इसमें क्या डिफरेंस है नेचर में, तो आप बोलेंगे ना इसका सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका ईच एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, समझ है ना? तो कोई कहे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखिए, तो इस दोनों को एक टाइप में रखेंगे, अलग अलग टाइप में रखेंगे, अलग अलग टाइप में रखा जाएगा, समझ रहे हो ना? अब कोई कहे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, बोलो। तो यहाँ नहीं, स्क्वायर तो ही है, हाँ एरो पर देखिए, एरो में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 एलिमेंट है जो रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट, समझे ना? तो यहाँ अंतर है। इस दोनों में क्या अंतर है? हाँ देखिए, इसका वैल्यू सिंगल वैल्यू है, इसका वैल्यू भी सिंगल ही है, मल्टी नहीं है। इसका वैल्यू कितना है? सिंगल ही है, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? डबल, मल्टी वैल्यूड है यह, समझ रहे हैं ना? तो ये सभी रिलेशन डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, और रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप फंक्शन है। रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप क्या है? फंक्शन। फंक्शन इज ए काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो सभी इसमें से फंक्शन नहीं है, लेकिन सभी रिलेशन है, ठीक है। तो फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इसमें से चुनना है आपको कि कौन फंक्शन है कौन रिलेशन है,
रिलेशन तो सभी है, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो लिखिए फंक्शन का डिफिनेशन। इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम केवल देख लीजिए। अच्छा, फंक्शन या रिलेशन जब भी डिफाइन होगा तो एक सेट पर डिफाइंड होगा या दो सेट पर? दो सेट पर। हाँ, एक सेट होगा तभी दो बार लिखना पड़ेगा। a टू a लिखिए चाहे x टू y लिखिए। समझे क्या कहना चाह रहे हैं? तो दो सेट को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ बी ए रूल या रिलेशन। एफ बी ए रूल या रिलेशन। चूँकि हम लोग मैंने जनरली IIT जब प्रिपरेशन होता है तो रिलेशन पढ़ाया नहीं जाता है। तो एफ ई जे जब रिलेशन बोलेंगे तो स्टूडेंट पूछेगा रिलेशन क्या है, तो क्या बोल दिया गया उसके बदले में? एफ बी ए रूल। समझ रहे ना? विच एसोसिएट्स each element x belongs to capital X to unique element y belongs to capital Y, then f is called function from x to y। फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, यह भी सबसेट ही हो गया। कार्टेशियन दो सेट है और दो एलिमेंट को जब पेयरिंग करेंगे x, y तो वह कार्टेशियन सेट का सबसेट ही हो गया। समझ रहे ना? लेकिन फंक्शन को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ना कि वह रिलेशन जैसा, रिलेशन का कुछ यूज नहीं हो, इंडिपेंडेंट है, ये चैप्टर हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है कि सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। जो इस स्टेटमेंट में गिवन कंडीशन का पालन करेगा वही रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा। तो सोचिए तो कितने कंडीशन आपको दिख रहा है। पहला कंडीशन है कि दोनों सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। फाई कोई नहीं होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में कोई फाई नहीं है। और कोई कंडीशन क्या दिख रहा है? एफ बी ए रूल। तो जो लिख रहे थे ना x+1 चाहे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है या मॉड है, तो वही रूल हो गया। विच एसोसिएट्स, फर्स्ट सेट का कैसा होना चाहिए? ईच एलिमेंट भाग लेना चाहिए। फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट, सेकेंड सेट का ईच एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट भाग लेना चाहिए। और जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा? यूनिक होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जिस डायग्राम में फुलफिल है वह फंक्शन कहा जाएगा, अदरवाइज सिंपली रिलेशन कहा जाएगा। तो बोलिए पहला डायग्राम क्या है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो बच्चे, पहला डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह फंक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। रिलेशन तो ही है, फंक्शन भी है। सेकेंड कैसे? यूनिक नहीं, कैसे नहीं? -1 इज रिलेटेड टू हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? हाँ, माने यह जिससे रिलेटेड है वह यूनिक होना चाहिए। तो -1 इज रिलेटेड टू हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1। तो यूनिक हो गया ना। यूनिक का मतलब क्या होता है? सिंगल, 1। ठीक है जवाब? ठीक, क्या दिक्कत है? -1 इज रिलेटेड टू ओनली सिंगल एलिमेंट, तो यूनिक ही हुआ ना। 0 इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, -1 इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, 1 इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो यह भी फंक्शन है। अब बोलिए थर्ड एग्जाम्पल। यह फंक्शन है, क्यों? 4 यूनिक रिलेटेड नहीं है। आप लोग उल्टा चेक कर रहे थे। यह यहाँ पर बोलना है कि यह यूनिक नहीं है। समझ रहे हैं ना? बोलो नेक्स्ट। है लास्ट? क्यों? तो इधर भी तो है एक्स्ट्रा। हाँ, उधर एक्स्ट्रा रह सकता है। तो यह फंक्शन है, यह फंक्शन नहीं है। समझ रहे?
डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत है क्या, इतना बनाएंगे क्या? हाँ वो लिख देते हैं। देखो इसको वर्ड में याद रखिए, वर्ड में, ठीक है। वर्ड में भी आपको बोलते हैं याद रखने के लिए, ये शायद पता नहीं आप लोग, एग्जाम्पल कहीं बताए थे नहीं बताए थे। जैसे आपका नाम ना वर्ड में है, यदि आपके मदर फादर सब लोग नंबर में नाम रख दे, इसका नाम 22, इसका नाम 42 कुछ ऐसा तो सोचो याद रखना कितना कठिन होगा, समझ रहे हैं ना। तो नंबर के रूप में बहुत सी चीज़ याद नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ड के रूप में याद हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्ड के रूप में याद करना है, जो चीज़ भूल सकते हैं ना, लेकिन समझना नंबर से आता है, समझना है ना। तो नंबर, जैसे आपको फादर आके पूछेंगे कि मेरा बेटा कैसा पढ़ने में, होगा ठीक है, अच्छा है, तो उनको क्या समझ में आएगा पता नहीं। लेकिन हम बोले कि 1 से 10 में वो 4 पॉइंट पर है, तो यह उनको समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ने में है, समझे ना। घर पर जाके कितना उसको डांट देना है, इसे समझ में आ जाएगा, समझे ना। लेकिन बोलेंगे अच्छा है तो उसे पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं क्या करें। तो वैल्यू पता चलेगा नंबर से ही, लेकिन याद रखना है तो वर्ड से। तो वर्ड से कैसे याद करेंगे, ये ना मल्टी वैल्यूड है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, ऐसे याद रखेंगे। सिंगल वैल्यूड होगा तो क्या होगा, फंक्शन होगा। ये सिंगल वैल्यूड है, सभी सिंगल वैल्यूड है। तो मेन तो एक यही पहचानने में दिक्कत होता है, यहाँ तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है, ठीक है। तो चाहे तो ये एक डायग्राम बना दीजिए, मल्टी वैल्यूड नॉट फंक्शन। हाँ, नॉन एम्प्टी, ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। अब लिखिए इस फंक्शन को सिंबल में कैसे लिखते हैं, सिंबल में। अच्छा डायग्राम हमको रखना था, मिटा दिए, ठीक है। हाँ फिर एक बार डायग्राम बनाते हैं, 2-3 छोटा, ऐसे दे देंगे समझ में आ जाएगा। आ गया सभी, कुछ छूट रहा है, मल्टी वैल्यूड छूट रहा है, ठीक है। तो सिंबल में फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एक्स एफ सच दैट एक्स टू वाई, ऐसे, ठीक है। ये साइन एक फंक्शन है, साइन, तो आप लिख सकते हैं साइन इज ए फंक्शन सच दैट 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 2 0 1/2 1 -1। या तो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको, 0 से 0 को एरो मिलाएंगे, 30 डिग्री को 1/2, 90 डिग्री को 1, -1 ब्लैंक रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, एफ सच दैट एक्स टू वाई, या ऐसे भी लिखा जाता है एक्स, इसके ऊपर एफ लिखा जाता है, या सिंपली वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू साइन थीटा। तो ये सभी फंक्शन को डिफरेंट वे से लिखने का तरीका है, ठीक है, और सभी सिंबल यूज होगा। हाँ देखो बच्चे, अब जल्दी इधर देखो, बात नहीं करो, ठीक है। अब एक इसका एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हंसना नहीं है ठीक है। मतलब वाई इज द फादर ऑफ एक्स, इसको ऐसा पढ़िए, वाई इज द फादर ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स चिल्ड्रेन और वाई फादर। अब रूल को अप्लाई कीजिए, चिल्ड्रेन फादर, सही है, 2 चिल्ड्रेन 1 फादर, सही है, हो सकता है। यहाँ 1 चिल्ड्रेन 2 फादर, नहीं हो सकता है, समझे ना। फादर हैविंग नो चिल्ड्रेन हो सकता है, यहाँ चिल्ड्रेन हैविंग नो फादर नहीं हो सकता है, समझ रहे ना।
तो यह समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी वो भूल जाइए डायग्राम, मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार जब हम विपश्यना कोर्स करने गए थे तो एक अमेरिकन था, पता है ना आपको, इंडिया में जो विदेशी लोग आता है किसके अट्रैक्शन से आता है? आप लोग को देखने यहाँ आके आश्रम को देखने, साधु सन्यासियों को देखने। ठीक है, दुनिया के किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति के जन्म हो, उसका सबसे एम्बिशियस थिंग क्या होता है? एक तो होता है कमाना और जो भी अपना लाइफ में जो सुख सुविधा है वो सब होना। उसके बाद एक बार उसकी इच्छा होती है कहाँ जाना? फॉरेन नहीं, अच्छा आपको लगता है फॉरेन जाना ठीक है दूसरे कंट्री के लोगों को एक इच्छा होती है, एक सिंगल इच्छा कि एक बार इंडिया घूमने जाए। समझे ना? हाँ, आप कहीं भी जाइएगा, अमेरिका से मिलिएगा, अभी भी ठीक है। और इंडिया में भी कहाँ जाना? हाँ, हिमालय, हाँ ठीक है। तो एक दिशा में भारत में बहुत काम हुआ है। तो उसमें ना एक अमेरिकन था, तो लास्ट, जैसे विपश्यना में तो बोलना नहीं रहता है, लेकिन लास्ट दिन बोलना रहता है, लास्ट। ठीक है, क्योंकि मान लो 10 दिन कोई किसी को रख दिए, लास्ट दिन भेजे फिर संसार में, तो कोलाहल दे करके कहीं अनबैलेंस नहीं हो जाए। तो लास्ट दिन होता है कि पहले बातचीत कर लो हाँ फिर जाओ संसार में। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही जैसे सब सेम एज ग्रुप के साथ ऐसे बात हो रहा था, तो सबसे हुआ था कि आर यू मैरिड, नॉट मैरिड, ऐसे। तो अमेरिकन से पूछा गया, तो बोला यस आई एम मैरिड। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू? तो बोला आई हैव नो चिल्ड्रेन बट माई वाइफ हैव 2 चिल्ड्रेन ठीक है तो उसको समझाना हो फंक्शन तो कैसे समझाएंगे फिर वही समझाना होगा ठीक है। एनी हाँ, तो कहीं विदेश में मान लो तुम प्रोफेसर बने हाँ, तुमको मेरा एग्जाम्पल याद आ गया समझाने का तरीका, तो वहाँ फ्लॉप हो जाएगा, वहाँ नहीं समझ पाएगा ठीक है। हाँ, अब देखिए, एक नोट लिखना है यहाँ पर। इस फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं। एक्स इक्वल टू लिख दीजिए डोमेन, इसका मतलब इज कॉल्ड है, सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। वाई को को डोमेन बोलते हैं, रेंज नहीं बोलते हैं, को डोमेन, को डोमेन बता रहे हैं। ठीक है, पहला सेट डोमेन, सेकेंड सेट को डोमेन। और यह जो है ना एक्स, ये जो स्मॉल जो एक्स लिखा गया है वो पहला सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस स्मॉल एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मॉल वाई का नाम क्या हो जाएगा? तो जल्दी बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो यहाँ पर x1 इज रिलेटेड टू y1, ऐसा कुछ है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे 1 इज रिलेटेड टू 2, तो y1 का नाम हो जाएगा इमेज, y1 को इमेज बोलते हैं, और x1 को प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज। क्या? अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, प्री इमेज, इमेज। अब जैसे डायग्राम आप देखे थे, डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, 1 2 2 3 3 4 यहाँ 5, तो को डोमेन में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, लेकिन इमेज कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इमेज वाले को केवल रेंज बोलते हैं, सबको रेंज नहीं बोलेंगे। इमेज जो होगा पार्ट ऑफ को डोमेन ही होगा, लेकिन पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इमेज को बोलते हैं रेंज, इमेज इक्वल टू रेंज। ठीक है बच्चों, सेट ऑफ इमेज को रेंज बोलते हैं।
तो रेंज और कोडोमेन क्या बराबर होगा या कम भी हो सकता है इसमें? कम भी होगा, तो सबसेट बोलेंगे उसको। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही था फंक्शन का इंट्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो फंक्शन में मेन क्वेश्चन है डोमेन निकालना और रेंज निकालना। ठीक है, तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है? सेट एक्स या सेट वाई? सेट एक्स निकालना है, समझ ना। जैसे कहीं पर कुछ लिखा हो y इक्वल टू 1/x-5, तो x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं या क्या नहीं रख सकते हैं, यही सोचना है। 5 के अलावा सभी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 5, तो यही डोमेन हो गया। r-5 लिखना नहीं है इसको, अभी तो समझने लिखना है r-5। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? तो डोमेन निकालना उतना कठिन बात नहीं है। डोमेन निकालना क्यों नहीं रख सकते हैं? तुम ही तो बोला ना, तुम ही तो बोला, हम कहाँ कुछ बोले। तो बोला कैसे कि 5 नहीं रख सकते? ठीक है, बोलो। कहीं पर हो y इक्वल टू √x-8, तो x के जगह पर क्या रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते हो? हाँ, 8 के इक्वल टू और ग्रेटर नंबर रखा जा सकता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 8 to ∞। समझाएं फिर? y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू 1/√x-8। अब सोचो तो x, अब 8 भी नहीं रख सकते हैं। नहीं, 8.1 तो रख ही सकते हैं। 8 से ग्रेटर, तो कैसे लिखेंगे उसको? 8 to ∞, ओपन इंटरवल कर देंगे। ये पता नहीं इंटरवल, ओपन क्लोज। क्लियर है? वो तो बताएंगे नहीं, डंडा बताएगा। कहीं है डंडा यहाँ पर? इनडिटरमिनेट कहाँ होता है? इनडिटरमिनेट वही बताए थे। वहाँ क्या होता था? 0 होता था कि 10 to 0 होता था? हाँ, अब देखो अनडिफाइंड बताए तो, सब कुछ बताए थे। अनडिफाइंड, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। 1/0 का कोई बात ही नहीं होगा, क्या होगा? अनडिफाइंड। समझ रहे ना? हाँ, लिमिट में इन्फिनिटी लिखेंगे। 10 to 0 है तो बहुत लार्जर नंबर हो जाएगा, मेजर नहीं कर पाएंगे। 10 to 0 तब इन्फिनिटी, नहीं 0 नहीं होता है। ठीक है, मान लो तुम IIT के एग्जाम देने गया, ठीक है, और गलती से कुत्ता भी वहाँ बैठा हुआ है। समझ रहा है? तो IIT क्या करेगा? उसको भी कॉपी देगा, और डोमेन से बाहर है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हाँ, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया? उसका बात ही नहीं होगा। जैसे 1/0 तो बात ही नहीं होगा, क्या वैल्यू होगा क्या नहीं, अनडिफाइंड है। समझ रहे हैं ना? हाँ देखो बच्चे, समझ गए? डोमेन निकालने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप 10 तक जानते हैं उसी से डोमेन निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक और देखो, y इक्वल टू √x-7 √20 - x। सोचो, इसको डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 7 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 7। इसको डिफाइंड होने के लिए सोचो, नहीं होना चाहिए, 20 से नीचे, तो 7 से 20 हो जाएगा। हाँ,
मान लीजिए 7 से ग्रेटर या 7 से नीचे, दोनों के बीच में हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और इसको 1 बाई कर दे तो 7 पर क्लोज रहेगा और 20 पर ओपन रहेगा। ठीक है जवाब। तो डोमेन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आईटी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, कोई बना सकते हैं। डोमेन में कुछ ही नहीं है। y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 9 बता सकता है कोई? समझिए डोमेन का मतलब क्या है, समझिए। देखिए आप जैसे कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो मेनू आता है, तो क्या करते हैं आप? सभी को ला के टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो पसंद है पहले से आपको, उसको ऑर्डर करते हैं। तो समझो कि यह ना, यह वाई पार्टी में गया है, तो आया रियल नंबर का मेनू समझ रहे हैं, -∞ से इन्फिनिटी। अब इसको चुनना है उसमें से, क्या करेगा? जो डाइजेस्ट होगा वही चुनेगा। हाँ, तो डाइजेस्ट से कौन हो सकता है? समझ रहे हैं ना? तो वही है डोमेन का मतलब, वही है। समझ रहे हैं? तो बोलो, लॉ के सामने सभी नंबर आया, -∞ से इन्फिनिटी। लॉ के सामने नहीं, इनफैक्ट x - 9 को कंसिडर करना है लॉ के साथ। तो बोलो बच्चे, लॉ डिफाइंड किसके लिए होता है? लॉ को क्या पसंद नहीं है? जैसे डिनोमीटर को 0 पसंद नहीं है, रूट को नेगेटिव पसंद नहीं है, लॉ को क्या पसंद नहीं है? ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। 0 भी इसको पसंद नहीं है, तो 9 से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे ना? तो डोमेन निकालने के लिए 2 टर्म रहेगा, तो दोनों का कंडीशन लिख करके इंटरसेक्शन करेंगे। क्लियर है ना? समझाएं दोबारा? लॉग वाला को फिर से बताते हैं। क्या क्या नीचे वाला बेस है, मतलब उसका बेस में भी क्या नहीं है? बेस तो नहीं कुछ है, तो 10 मानेंगे चाहे ई मानेंगे। मतलब बेस से कुछ दिया रहेगा, बेस वैसे ही x करके नहीं भी दिया है बेस, x करके कुछ दिया रहेगा। हाँ, अब बेस मान लो दिया है 20 - x, तब इस पर इसका भी कंडीशन आएगा। ठीक है ना? अब मान लो तुम गया, तुम्हारे घर के भी कोई साथी गया, ठीक है ना? तो तुमको जो पसंद होगा, हो सकता है उसको पसंद नहीं हो, तो ऑर्डर कैसा करना होगा? दोनों को कॉमन करना होगा। तो वही चीज़ है। तो इसको 9 से इन्फिनिटी पसंद है, 9 पर ओपन रहेगा, और इसको पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव पसंद नहीं है, तो 20 से लेस देन। लेकिन एक और नंबर इसको पसंद नहीं है, बोलो कोई? 1। तो इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा कि 20 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 20 - x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ रहे ना? तो ये सब कंडीशन आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, तभी आप डोमेन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो लिख लीजिए, कंडीशन के लिए नोट लिख लेते हैं। समझ गए होंगे ना? ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर डोमेन के लिए पहला कंडीशन क्या हो गया? 1 डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट का जो इनपुट होगा, इनपुट लिखते हैं इस तरह से, इनपुट का मतलब कुछ भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे होंगे? बोलो बच्चे। अच्छा, मान लो 1/√अंडर हो, तो केवल ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, इक्वल टू को हटा देंगे, नॉट इक्वल टू क्यों लिखेंगे? इक्वल टू को हटा देंगे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, मान लो यहाँ पर ऑड नंबर लिखा हो, तब स्क्वायर रूट हो, तब इसके इनपुट पर क्या कंडीशन होगा? मान लो क्यूब रूट हो, x - 1 इक्वल टू y, तब इसका डोमेन क्या होगा? अच्छा, केवल यही लिखा हो, जैसे एक बार समझ लीजिए, y इक्वल टू x/x - 7, इसका डोमेन बोलो क्या होगा? नहीं, रूट कहाँ है? क्या है पहला कंडीशन? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7। समझ रहा है ना? यह केवल डिनोमिनेटर है ना, तो क्या नहीं होना चाहिए? 7। तो इसका डोमेन हो जाएगा, लिखोगे नहीं बच्चे, इसका डोमेन हो जाएगा R - 7।
समझाएं, r माइनस 7, ठीक है। अच्छा मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो 8x माइनस 2, और ये सर्वहारी है यार, जो दो इसको सब पसंद है, इस बात तो कोई कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो बोलो क्यूब रूट का क्या होगा, ऑल रियल नंबर, इसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब चलेगा, समझे ना। तो नो कंडीशन, इस पर कोई कंडीशन नहीं रहेगा। नो कंडीशन का मतलब ऑल रियल नंबर, ये मत समझना नो आंसर ठीक है, ऑल रियल नंबर, समझाए, ठीक है। थर्ड लॉग, लॉग में यहाँ पर जो इनपुट होगा उस पर कंडीशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मान लो बेस भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो कोई बात ही नहीं। अच्छा बहुत लोग क्या करता है ना, ऐसा लिखता है y इक्वल टू 7x, मतलब स्टूडेंट जो है एक यह भी लिखेंगे कि कॉमन सेंस भी यूज करना है लास्ट में, ठीक है y इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा रहा है x माइनस 8/10, तो इसको याद आ जाता है, लिखता है डोमेन निकालने के लिए when 10 नॉट इक्वल टू 0 अब कहा था आप क्या करें ठीक है, समझ रहे हैं, तो पढ़ लिया है। ये भी करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर, ठीक है तो बेस यदि कांस्टेंट है तो कोई समस्या ही नहीं है। बेस जब वेरिएबल होगा तब कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ बेस पर कंडीशन ए लिखते हैं अभी। अब बेस पर कंडीशन होता है ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। अब कब यूज करना है, जब वेरिएबल हो बेस, तब हमेशा यूज नहीं करना है। बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो डोमेन निकल जाएगा। इन्वर्स पढ़ना नहीं है, इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, 12 में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए रेंज कैसे निकालें, ठीक है। तो रेंज के लिए समझिए, जैसे y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 हो तो डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, देख के बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, निकालना होगा डोमेन, ठीक है, हो जाएगा। अब रेंज निकालना है, रेंज का मतलब क्या है, x का सेट या y का सेट, अभी ना बोले हैं, डोमेन का मतलब सेट ऑफ x, रेंज का मतलब सेट ऑफ y, इमेज, तो सेट ऑफ y जब कैलकुलेट करेंगे तो इमेज ही निकलेगा। तो जैसे इसको देख करके आप डोमेन बोल सकते हैं, उसी तरह से देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करें तो देख करके रेंज भी बोल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिखेंगे नहीं, फिर कुछ टर्म को इधर उधर भेज दिया, अब ध्यान से देखिए तो आप y का वैल्यू आप बोल सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म में, और जैसे डोमेन के लिए सोच रहे हैं वैसे ही रेंज के लिए सोचना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो लिखिए थर्ड पॉइंट, हाउ टू फाइंड रेंज। फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैथ ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्टिंग ही होगा, भले याद नहीं रखते हैं। थर्ड, हाउ टू फाइंड रेंज। एक स्टूडेंट कल आया, कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन सर बना लिया IIT का, केवल एक क्वेश्चन छूट गया। हम कहें लॉग का डोमेन बताओ, तो सर भूल गए हैं। लॉग का डिफरेंशियल बताओ, नहीं आता है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं आता है समझ रहे हैं, और किसको धोखा दे रहा है तू, तो अपने घर के लोगों को धोखा दे सकता है आप लोग ऐसा नहीं ना बोलने वाले हैं हमसे हाउ टू फाइंड रेंज, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट दिया रहेगा y इन टर्म्स ऑफ x, आपको क्या करना पड़ेगा, x इन टर्म्स ऑफ y।
तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बोलो 2-3 क्वेश्चन करना है। डोमेन का करेंगे या रेंज का करें? रेंज का, यस। डोमेन हो जाएगा। आप तो जाएंगे, किताब जो है आपका जो दिया होगा, क्या करना है? सब क्या करना है? एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आंसर शीट उठाना है, क्वेश्चन दे के आंसर बोलना है, आंसर से मिला लेना है। ठीक है? नहीं हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। आप जो है एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, आपको बता रहे हैं क्या क्यों नहीं होगा वो बता रहे हैं। फाइंड रेंज। नहीं, फाइंड रेंज किसी में, डोमेन या रेंज में? सब में से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं सब में, सब किसमें? रेंज के लिए या डोमेन के लिए? नहीं, वही ना बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन उस पर करा रहे हैं आपको ना। फाइंड रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 4। चलिए बनाइए। n प्लस आर माइनस 1 फॉर्मूला तो केवल तुम्ही को याद था और किसी को याद नहीं था ना। n प्लस आर माइनस 1 CR केवल इसी को याद था और किसी को याद नहीं था। ये सब सोच रहे हैं ना, जैसे ये अभी ही सोचे हैं कि 5-6 पेज का ना एक बनाते हैं। हाँ, जो सबको डेली रट के रखना है। लॉग 0 याद नहीं रहता है, लॉग का डोमेन याद नहीं रहता है, तो यह सब पॉइंट ना। हाँ, कि IIT एग्जाम देने जा रहा है, लॉग का डोमेन याद नहीं है। समझ? अब मुश्किल से 4-5 पेज में सब आ जाएगा। जो अच्छी चीज़ें हैं ना बहुत कम है और उसी को याद रखना है। लेकिन आप लोग मोबाइल में इतने ना अपना कंसंट्रेशन को डिकंसंट्रेट कर लेते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ बोलो, आया? r माइनस 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5xy माइनस 4y 2x माइनस 1, 5xy माइनस 2x इक्वल टू 4y माइनस 1। x कॉमन करो, 5y माइनस 2। कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y कांट 2/5। तो हैंस रेंज क्या हो जाएगा? r माइनस 2/5। क्लियर है ना? बोलो बच्चे, बन जाएगा? ठीक है। एक इसमें ना सूत्र होगा, फर्स्ट बाई फर्स्ट, लास्ट बाई लास्ट, आद्यम आदेन, अंत्यम अंत्यन। देखिए तो कुछ फिल पर है। हाँ, फर्स्ट बाई फर्स्ट, लास्ट बाई द लास्ट। ठीक है ना? इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होता है वैदिक गणित का, बहुत से क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट बाई फर्स्ट, तो देखो वही है। समझ रहे हैं? हाँ, सामने। हाँ, लेकिन ये लीनियर बाई लीनियर में ही यूज कर सकते हैं। हाँ, लीनियर बाई लीनियर में। तो कहता है कि पढ़ने से क्या फ़ायदा? मान लो कि यह मेथड केवल इसी में यूज होगा, दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, तो वैदिक में पढ़ने से क्या फ़ायदा? मॉडर्न वाले लोग अपोज करता है। अब रेंज में क्या होता है, यहाँ स्क्वायर दे दे तो फिर यह मेथड काम नहीं आएगा, दूसरा मेथड पढ़ना होगा। नहीं समझे? तो मॉडर्न में तो वही बोल रहा है। नहीं समझे बात? तो स्किल जो है, स्किल के हमेशा रेस्पेक्ट होता है। आप यह देखें ना, फर्स्ट बाई फर्स्ट, यह मैथ एक्सप्लेन करेंगे तब होगा उस फार्मूला को। अदरवाइज विदाउट एक्सप्लेनेशन आप बोल देते हैं फर्स्ट बाई फर्स्ट, मैंने विदाउट एक्सपेंशन सोच लिए कि आंसर तो ही आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप बिना सॉल्व किए हुए क्या करेंगे? यह लिख सकते हैं। अच्छा, यह फार्मूला हमको नहीं पता था फर्स्ट बाई फर्स्ट,
किसी स्टूडेंट को वैदिक गणित पढ़ाया था तो उसने बताया कि तो यही आ रहा है आंसर फर्स्ट बाई फर्स्ट, तब हम लोग यूज करना शुरू किए। ठीक है, उसका फोटो सबसे कॉर्नर पर लगा हुआ है, उधर से देखिएगा तो। ठीक है, समझ रहे ना? वो था बहुत अच्छा था वो, कुछ भी फार्मूला बता था तो उसको नया फार्मूला उसको सेट करता था। क्लियर है? तो इसको स्किल बोलते हैं। ठीक है, आपको तो पढ़ाया भी था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्किल मेथड एक बताते थे, याद है? 1,2 और 3,4 से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बिना लिखे हुए सॉल्व करना है। बताया था आप लोग को? बोलो। अच्छा, मन ही मन कैलकुलेशन करेगा तो फायदा क्या हुआ? ठीक, हाँ ठीक है। नहीं याद है? देखो, यह x है और यह y है। x में क्या ऐड करें कि y के बराबर हो जाएगा? x प्लस 1। और यहाँ पर भी देखो वही रूल लागू हो रहा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब सिंप्लीफाई भी करोगे ना, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, चाहे y2 माइनस y1। ठीक है, तो स्किल को कैसे समझाएं मैथमेटिक्स में, तो वो एग्जाम्पल देते हैं वहाँ समझाने के लिए, समझे? लेकिन हमेशा ये फार्मूला यूज होगा क्या? स्किल हमेशा कहाँ यूज होता है? विषम परिस्थिति में यूज होता है ना, नहीं समझे बात? अरे हर जगह से मान लो कुछ नंबर यहाँ -3 कर दे, तब कैसे अप्लाई करोगे? ठीक है, समझे ना? हाँ, मान लो कि 2 टाइम्स हो, 7 टाइम्स हो, तो वो तो लिख के ही लाना पड़ेगा, समझे ना? तो ये स्किल हमेशा डेवलप करने में ये उत्साहित रहना चाहिए आपको। शायद आप लोग जानते होंगे, मेट्रो मैन जो है मैट्रिक पास आदमी है, उसको मेट्रो मैन बोला जाता है, उसको रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक मेट्रो मैन है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, मेट्रो जो रेलवे मेट्रो बनाता है वह मैंने मैट्रिक या नॉन मैट्रिक ऐसे ही या 10+2 होगा मैक्सिमम, लेकिन उसका स्किल इतना है कि सबका बॉस वही बना हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट नहीं देती है, तुमको जब तक जिंदा रहोगे काम करना ही है। हाँ, आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको नेट पर। तो स्किल की हमेशा कदर होती है। आपको स्किल और सर्टिफिकेट माने भगवान सपना में आए और पूछे क्या चाहिए तुमको, स्किल या सर्टिफिकेट, कैसे मांगोगे? लेकिन स्किल हर क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, ये भी कंडीशन रहेगा, तब भी स्किल ही मांगना चाहिए, क्योंकि स्किल सीख नहीं सकते हैं, फार्मूला सीख सकते हैं। ठीक है ना? स्किल तो ग्रेजुअली डेवलप होता है अपने आप। ठीक है, समझ रहे बच्चे? तो पहला मेथड तो यह हो गया, लेकिन यह मेथड हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि रेंज अभी तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रेंज जैसा क्वेश्चन वैसा मेथड। ठीक है, वो अभी लिखना नहीं है, समझ रहे हैं ना? जब 12 में पढ़ेंगे ना तो जैसा क्वेश्चन वैसा मेथड। वही जैसे मान लो ना यहाँ पर स्क्वायर कर दें, तब देखो अब एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, x का वैल्यू y के टर्म में हमेशा एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अभी आप केवल कौन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, जिसमें x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो एक्सप्रेस नहीं होंगे, लेकिन कॉमन सेंस सॉल्व करना है, तो पहला मेथड वह हो गया, समझ रहे हैं? और सेकेंड मेथड हो गया कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस। तो क्वेश्चन लिखिए 1-2 समझ लीजिए, y इक्वल टू x² + 5, तो बोलो रेंज। रेंज का मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू इसमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव 10, 5, 6। हाँ, सोच सकते, देख के बोल सकते हैं। 11th में स्कूल लेवल का डोमे रेंज के लिए कुछ पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, x² कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? तो x² हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक्सप्लेन भी करना हो तो लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एडिंग 5 बोथ साइड, एडिंग 5 बोथ साइड्स, x² + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² + 5 क्या है? y है, तो हेंस y क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया एडिंग बोथ साइड 5, तो 5 से इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना? 5 क्लोज्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पर आपको खुद अपने विवेक से सोचना है,
हाँ, इंटेलिजेंसी से सोचना है। विवेक का इंग्लिश क्या होगा? माइंड नहीं, माइंड विवेक नहीं बोल सकते। मैं विवेक का मतलब क्या होता है पता है ना? डब्लू इंटेलिजेंसी ही कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी के लिए। थर्ड, ठीक है बच्चे, y इक्वल टू हाँ, यह डिनोटर नॉट इक्वल टू 0, तो सभी नंबर होगा, यह नहीं होगा, तो r माइनस 2/5 करली ब्रैकेट में लिखेंगे सेट के रूप में, ठीक है। y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 12, क्या इसमें रख सकते नहीं सोचना है, क्या मिलेगा यह सोचना है। भोजन करेंगे, ठीक है ना, तो फैट बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा, यह सोचना है। डोमेन हो गया भोजन है, जो हाँ जो आउटपुट है वह रेंज है ना। अभी तो पढ़े था स्क्वायर रूट का जो वैल्यू मिलता है, इसका नाम स्क्वायर रूट नहीं है, क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर। नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा? 0 से इन्फिनिटी। स्कूल वाला तो बोलेगा नहीं स्टेप दिखाओ, तो लिख देना है इसी को, सिंस वी नो दैट, हाँ वी नो दैट मत लिखना, सीधा सिंस लिख देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो इतना लिख देना है, स्टेप दिखाने के लिए थोड़ा कुछ करना है। 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा, रेंज भी ना बन जाएगा, ऐसा क्या है कि नहीं बनेगा। अरे रूट का वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताना नहीं है, सीधा लिख देना है। अच्छा ये बोलो कि तुम 10 बजे दिन में स्कूल तुम जाओगे मान लो, और टीचर बोले कि दिन है कि रात है, क्या बोलोगे? दिन है। अब कहेगा स्टेप दिखाओ। स्टेप क्या दिखाना, लिख देना है कि दिन है। हर जगह स्टेप नहीं दिखाना है, ठीक है। ये हम बहुत परेशान रहते हैं स्टेप से। फोर्थ हो जाएगा, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 5, बिना कुछ लिखे हुए क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर बोल सकते हैं आप। हाईएस्ट वैल्यू 7 और लोएस्ट -3 प्लस 3, 3 से 7 बन जाएगा ना। तो रेंज के लिए कुछ सोचना भी नहीं है इनिशियल लेवल पर, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन इनिशियल लेवल पर कुछ नहीं सोचना है, आप बना सकते हैं जो आप अभी तक पढ़े हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सिंस वी नो दैट -1 to 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एडिंग 5। लेकिन आंसर के लिए इतना नहीं करना है, आंसर भी तो डायरेक्ट कर देंगे 2 + 5, तो रेंज हो जाएगा 3 से 7 बन जाएगा बच्चे। एक और बनाई दो, y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 8, यस 8 से 10, केवल 10 नहीं, cos का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1, तो cos स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 से 1 नहीं बोलना है, 0 से 1। हाँ मान लो तुम्हारा मास -2 आया है, 0 आया है, 1 आया है, 5 आया है, तो तुम्हारे मार्क्स का स्क्वायर कहाँ से कहाँ शुरू होगा? तो 4 से थोड़ा शुरू होगा, 0 से शुरू होगा ना, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्सप्लेन फिर वैसे ही करना है, सिंस cos स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं दोनों लिखना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, समझ रहे हो ना। और फिर मल्टीप्लाइंग 2 एडिंग 8, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 8 to 10, आएगा समझ में ना। बन जाएगा रेंज भी,
हो सकता है एक दो नहीं बनेगा तो डाउट पूछेंगे आप। ठीक है, तो फंक्शन का बना करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, चेक करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन। संडे को भी क्लास रखना है क्या? स्टेट